Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about accounting ratios और यहाँ हमने डिस्कस किया था करंट रेशो। तो करंट रेशो से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आपको डाटा गिवन है, करंट रेशो फाइंड आउट करना है, लिक्विडिटी रेशो फाइंड आउट करना है, वेरी इजी फॉर यू, आप फाइंड आउट कर लेंगे। बट डिफरेंट और भी उस चीज़ को इनडायरेक्टली आपसे जब पूछा जाएगा कुछ चीज़ों को, देन हमें देखना है कि हम कैसे डील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको करंट रेशो बता दिया कि ये करंट रेशो है कंपनी का। अब आपसे पूछा जाएगा कि हम आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, आप ये बताइए कि कंपनी की करंट रेशो पर उन ट्रांजैक्शंस का क्या इफ़ेक्ट होगा। क्या करंट रेशो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या नो चेंज। नो चेंज या नॉट ऑल्टर्ड भी कह सकते हो आप, कि कोई चेंज नहीं। और उसके साथ में आप रीज़न बताइए कि वो क्यों चेंज नहीं हो रहा है या क्यों चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपको रीज़न्स भी बताने होंगे और इफ़ेक्ट भी बताना होगा। तो वहाँ हम कुछ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में देखेंगे कि उन ट्रांजैक्शंस का हमारी करंट रेशो पर क्या इफ़ेक्ट होता है। सो हियर इज़ अ न्यूमेरिकल, लेट्स सी। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि करंट रेशो ऑफ एक्स लिमिटेड इज़ 2.5:1। ठीक है, कंपनी का रेशो गुड है, हमारी आइडियल रेशो से ज़्यादा है, 2:1 हम लेते हैं, यहाँ 2.5:1 है। स्टेट विद रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशो। आपको नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स का इफ़ेक्ट आपको बताना है। अब यहाँ आपको ओनली रीज़न बता करके और साथ में जो है वो इफ़ेक्ट नहीं, हम प्रैक्टिकली करेंगे कि सामने हमारे क्या आता है, कि जब ये ट्रांजैक्शन होती है हम प्रैक्टिकली करेंगे इस चीज़ को और देखेंगे। तो देखिए, अब फर्स्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स वॉज अ बिल्स पेबल विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। पहले तो मैं करंट रेशो को राइट कर देती हूँ जो गिवन है हमें। करंट रेशो इज़ गिवन 2.5:1। ओके जी। अब इसको अगर मुझे पॉइंट हटा करके किसी अमाउंट में एज्यूम करना है, क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिकली करके देखना है तो हमें अमाउंट एज्यूम करने पड़ेंगे। आप चाहें पहले तो पॉइंट हटा दें, सिंपल सी बात है, 2.5 है, पॉइंट हटा देंगे आप अगर, तो ये आपके पास मिल जाएगा। आपको सिर्फ पॉइंट हटाया अभी मैंने और कुछ नहीं किया है। अब बात आती है कि अगर मुझे इसको कुछ अमाउंट में एज्यूम करना है, एब्सोल्यूट फिगर में, क्योंकि जैसे कह रहा है कि 40,000 रुपीज़ का आपने जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स थे आपके डेटर्स में जो आपको रिसीव हो गए हैं, और या आपने कुछ बिल वगैरह पे किया, इस टाइप में ट्रांजैक्शन दे रहा है आपको। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको ये चाहती हूँ कि मैं कुछ अमाउंट्स में एज्यूम करूँ, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों को कुछ सेम अमाउंट से। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं ऊपर इसको 2.5 लाख ले लूँ, यानी 2,50,000 ले लूँ, और नीचे मैं 1 लाख चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ऊपर और नीचे 10,000 से। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको 10,000 से करें, आप इसको 1 लाख से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बोथ साइड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी स्टेटमेंट में जैसे 20,000 की पेमेंट, 40,000 के बारे में बात कर रहा है, तो अमाउंट थोड़ी उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करें ताकि आप ऊपर नीचे से पेमेंट वगैरह की ट्रांजैक्शंस को ले पाएँ। अब जैसे 40,000 का आपको कह रहा है कि बिल रिसीवेबल, तो उससे थोड़ा बड़ा हमें बनाना होगा। तो यहाँ मेरे पास मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को ऊपर मिल गया 2,50,000 और नीचे मेरे पास मिल गया मुझे 1 लाख रुपीज़। और मोस्टली लैख में आपको मिल जाए दैट इज़ ओके, मीन्स आपका हर तरीके का ट्रांजैक्शन हैंडल हो जाएगा। तो आपको जो है वो प्रेफरेंस यही दूंगी मैं कि आप कोशिश करें कि ऊपर नीचे आप लैक्स में बना लें, इससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना बनाएं। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ गया, ये मेरा जस्ट एज्यूम्ड फिगर है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके निकाला। अब ट्रांजैक्शन को रीड करती हूँ।
इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स देयर वॉज अ बिल्स पेबल विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। आपके ट्रेड पेबल्स कहाँ मिलेंगे? लाइबिलिटीज़ में। आपने उनको मेच्योरिटी पर उसको पे करा है। अब मेच्योरिटी पर आपने अगर पे करा है, कुछ भी अमाउंट एज्यूम कर लो। प्रैक्टिकली जब करते हैं तो यहाँ आपको एज्यूम करके ही देखना है, और आप कुछ भी एज्यूम करें, आप और मैं अलग अलग भी एज्यूम करेंगे, इफ़ेक्ट सेम ही होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने माना कि 50,000 रुपीज़ का जो है वो बिल था जो मेच्योरिटी पर हमने पे किया। अब पे करने के लिए कैश का यूज़ होगा, तो करंट एसेट्स में से अगर मैं कैश यूज़ कर रही हूँ तो मेरा कैश कम होने के बाद अगर 50,000 बाकी की करंट एसेट रह जाएंगी, और लाइबिलिटीज़ में से ट्रेड पेबल्स या बिल्स पेबल आपके उतने ही अमाउंट से कम हो जाएंगे। ये आपका जो है वो बनेगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि आपकी जैसे सपोज़ ये जो करंट एसेट्स थी, इसमें से आपने जो है वो कैश में पेमेंट करी, और करंट लाइबिलिटीज़ में से आपके बिल्स पेबल जो है वो आपने पे कर दिए। तो उसी का इफेक्ट मैंने शो किया है। मैंने अज्यूम करा है कि 50,000 रुपीज़ का अमाउंट रहा होगा। तो अब यहाँ देखिए, आपके पास क्या आपको रिसीव होता है? 2 लाख रुपीज़ बाय में 50,000। तो यहाँ आपने 0 से कट किया और आपके पास आया 4। नीचे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 ही होगा नीचे। तो यहाँ आपका बन गया 4:1। रेशो था 2.5:1, और ये चेंज होने से रेशो बन गया आपका 4:1। तो रेशो आपका जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, या आप इसको कह सकते हो इंक्रीज़ हो रहा है रेशो आपका। तो रीज़न इसका क्या है कि जब आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों में सेम अमाउंट से जब जो है चेंज आता है, दोनों सेम अमाउंट से जब डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमेशा आपका रेशो इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज़ अ सर्टेन सिचुएशन कि जब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज सेम अमाउंट से डिक्रीज़ होती हैं तो आपका रेशो इम्प्रूव हो जाता है। अब आप इसको कोई भी अदर अमाउंट से करेंगे, इफ़ेक्ट सेम आएगा। जस्ट अपनी कैलकुलेशन को हम ध्यान से करें तो बिल्कुल आपको सेम इफ़ेक्ट मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका करंट रेशो 4 रेशो की बजाय कुछ और आएगा, बट रिज़ल्ट इम्प्रूव वाला रिज़ल्ट इज़ द फाइनल रिज़ल्ट, वो आपको सेम मिलेगा। अगर आप सेम अमाउंट से कम करेंगे आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव ही आएगा, और ये आपका वेरी करेगा। मेरा 4:1 है, आपकी फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको रेशो मिलेगी बट इम्प्रूव हो जाएगी। अब ये थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए आपको अब यहाँ पर ये सेम ही लेके चलना है जो आपने अज्यूम कर ली है अपनी करंट एसेट बाय में करंट लाइबिलिटीज़। इसी को बेस मान करके जो आपने 2,50,000 और 1 लाख ली हुई है, इसी को बेस मान के हर एक ट्रांजेक्शन को मैं डील करूँगी। तो अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको कह रहा है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में एक डेटर्स में 40,000 रुपीज़ हैं जो आपको रिसीव हो गए हैं। ठीक है जी, रिसीव हुए हैं 40,000, तो मेरा कैश जो है वो 40,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरे को कैश रिसीव हो जाएगा 40,000 से। दूसरी तरफ कैश रिसीव होगा तो मेरे डेटर्स तो कम हो रहे हैं, क्योंकि डेटर्स की वजह से ही मुझे कैश रिसीव हो रहा है। तो 40,000 आ रहे हैं, 40,000 ही जा रहे हैं, नो इफ़ेक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर आपका वही का वही 2,50,000 रह जाएगा। बिकॉज कैश 40,000 आया और डेटर्स 40,000 से कम हो गए। बाय में करंट लाइबिलिटीज़ पे तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं, सिर्फ आपको डेटर्स रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नो इफेक्ट या नो चेंज। अब आ जाते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पर। कह रहा है कि कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया है 45,000 का। वेंडर वॉज पेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच एट पार। देखिए, फर्नीचर इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट, आपकी फिक्स एसेट है। करंट एसेट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। फर्नीचर ले लो या ना लो, आपकी करंट एसेट कुछ नहीं चेंज होंगी। कैश पे किया होता फर्नीचर के लिए तो देखते, बट आपने शेयर्स के थ्रू पेमेंट की है। शेयर्स होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ना तो इसका आपकी करंट एसेट्स पर और ना ही शेयर्स का आपकी करंट लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट होगा। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन में भी आप कहोगे नो चेंज, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है इसका करंट एसेट और लाइबिलिटीज़ के साथ। फोर्थ है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स का मैंने जो है वो रिडम्पशन करा, तो अब देखिए आपके पास जो करंट एसेट हैं आपकी ये और आपकी लाइबिलिटीज़ ये, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने से करंट लाइबिलिटीज़ तो चेंज नहीं होंगी,
क्योंकि डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेकिन आपका कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने रिडम्पशन में उनको पैसा दिया होगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर्स से रिलेटेड पैसा वापस कर देना उनके होल्डर्स को, यानी उनका रिटर्न कर देना प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका कैश कम हो जाएगा। आप कितने भी अमाउंट से इसको कम करके शो कर सकते हो कि मेरा 10,000, 5,000, 1 लाख, कितना भी शो कर दो। जैसे मैंने 1 लाख अगर मैं शो करूं तो 1,50,000 बाय 1 लाख रह गई मेरे पास। तो रेशो मेरा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सिर्फ करंट एसेट कम हो रही है, करंट लाइबिलिटी नो चेंज। तो एसेट जैसे ही कम होंगी ऊपर से तो रेशो अपने आप ही मेरा जो है वो डिक्रीज होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कहता है परचेज गुड्स फॉर 20,000 अगेंस्ट चेक। अब आपने गुड्स जो है वो चेक के थ्रू पे जो है वो यहाँ पर परचेज की है। एक तरफ आपके पास स्टॉक जो है वो आ रहा है, एक आपकी करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ बैंक से पेमेंट जा रही है। जितने की गुड्स आई उतने की पेमेंट गई, तो करंट एसेट्स में आपका चेंज निल हो गया। बैंक में पैसे गए और उधर से उतने का स्टॉक आ गया, तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है और लाइबिलिटीज़ पर तो इसका कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ रेशो आपका नो चेंज रहेगा कि कोई चेंज नहीं आएगा इस रेशो में। देन आपके पास है परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 10,000 अगेंस्ट चेक। अब पिछले वाली तरह से इसमें मिसलीड नहीं हो जाना कि देखो यहाँ पर भी लूज टूल्स हैं तो चेक से पेमेंट हो रही है तो नो चेंज। ध्यान से देखो, लूज टूल्स आपके इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते। तो एक तरफ आप चेक से पेमेंट करोगे तो लूज टूल्स आपको रिसीव तो होंगे लेकिन आपकी करंट एसेट में जुड़ नहीं सकते। पहले तो गुड्स थी, गुड्स तो मेरी करंट एसेट का स्टॉक बढ़ा रही थी। यहाँ जो अगली ट्रांजैक्शन है इसमें जो आपकी करंट एसेट में से सपोज 1 लाख रुपीज़ के मैं लूज टूल्स परचेज कर रही हूँ तो उतने से मेरा स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि लूज टूल्स मैं स्टॉक में करंट जो है एसेट्स में इंक्लूड नहीं करती हूँ इस रेशो में। तो सिर्फ बैंक बैलेंस कम हो रहा है, स्टॉक नहीं आ रहा। तो रेशो इस बार जो है आपका, जब लूज टूल्स परचेज करोगे कैश में तो आपका रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ करंट एसेट्स जो है आपकी लेस हुई, मिला कुछ भी नहीं उसके बदले आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 एंडोर्स टू अ क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड। आपने एक क्रेडिटर को अपना बिल रिसीवेबल जो है वो एंडोर्स किया, डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा कि आपको सेम अमाउंट से आपका बिल रिसीवेबल, सपोज कीजिए मेरा जो बिल रिसीवेबल है वो 50,000 का था, सेम अमाउंट से मेरे को रिसीव जो है वो, मतलब अब होना है फ्यूचर में मैं जोड़ दूंगी कि फिर से वो इंसान मेरा BR जो है वो हो गया बिल रिसीवेबल, और उतने ही अमाउंट से मेरे क्रेडिटर भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि मैंने उनको एंडोर्स किया था और डिसऑनर हो गया है तो उनको भी अब मेरे को देने पड़ेंगे पैसे। तो अब ये सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही हैं आपकी एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी, करंट एसेट भी और लाइबिलिटी भी। तो यहाँ जब आपका सेम अमाउंट से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती हैं तो रेशो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि रेशो इम्प्रूव कब होता है, जब सेम अमाउंट से एसेट, आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएं तो रेशो इम्प्रूव हो जाता है। सेम अमाउंट से अगर ये इंक्रीज़ हो रही होती हैं तो रेशो आपका कम हो जाता है। तो यहाँ आपका जो रेशो है वो रेशो रह जाएगा 2:1। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करें, ये फुलफिल होगी सिचुएशन आपकी। अब नेक्स्ट कहता है 8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम अ डेटर ऑफ 8,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपकी पूरी तरह से फाइनल सेटलमेंट हो गई। अब यहाँ देखिए डेटर्स तो आपके 8,500 से कम हो जाएंगे और कैश आपको 8,000 रिसीव होगा, तो 500 रुपीज़ से आपकी करंट एसेट कम हो जाएगी तो रेशो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आपके डेटर 8,500 से कम, कैश 8,000 आएगा तो 500 रुपीज़ से आपकी करंट एसेट्स कम पड़ जाएंगी जिससे आपका रेशो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये थे आपके इफ़ेक्ट से रिलेटेड जो है वो सम। अब इसके अलावा आपके पास और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं जहां आपको कहेगा
कि मैं आपको एक पर्टिकुलर रेशो दे रहा हूँ, जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो उस रेशो को मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है। अब बताओ वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को कितना चेंज करे कि उसका वो रेशो मेंटेन हो जाए। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम कैसे करें इस चीज़ को, देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि रेशो ऑफ करंट एसेट्स 6 लाख रुपीज़ की कहता है करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी 4 लाख है, उन दोनों का रेशो है 1.5:1। अकाउंटेंट चाहता है कि 2:1 हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो बताओ वो कितनी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करे कि उसका रेशो 2:1 पर पहुंच जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो अब हमें देखना है कि हम कैसे इस चीज़ को जो है वो चलाने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पहले तो आप जितना मेंटेन करना चाहते हैं तो उतने को आप जो है वो राइट कर देंगे कि मैं जितना मेंटेन करना चाहता हूँ करंट रेशो, यानी 2/1 आप मेंटेन करना चाहते हैं। और आपको जो है जो भी करंट एसेट गिवन है वो राइट कर दो कि मेरे को ये वाली करंट एसेट्स गिवन है और ये करंट लाइबिलिटी गिवन है। अब मैं इसमें क्या चेंज करूं कि मैं कितनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूं, यानी मैं x मानूं अगर कि मैंने x लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, तो पे ऑफ करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और दूसरी तरफ पे करने से कैश भी तो कम होगा, उतने ही अमाउंट से मेरा कैश कम हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका रेशो इम्प्रूव हो जाए तो सेम अमाउंट से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करना होगा, मतलब उतनी लाइबिलिटीज़ को पे कर दो ताकि आपका उतने से भी कैश कम हो जाए। तो अब आपको जो है वो इस सम को जो है वो सिंपली चलाना है। आपके पास ऑलरेडी रेशो गिवन है, आपको करना क्या है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर यू विल गेट 8 लाख रुपीज़ माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपके पास जो भी स्टेटमेंट है, आपके यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। 6 लाख रुपीज़ एज इट इज़, x माइनस का है तो हम चाहते हैं कि हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लें, प्लस 8 लाख रुपीज़। तो यहाँ आपके पास 8 लाख आपके पास ऑलरेडी गिवन है एंड हियर यू विल गेट माइनस x, माइनस का 2x प्लस x माइनस x इज इक्वल टू 6 लाख एंड हियर इज द सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो यानी अगर आप 2 लाख रुपीज़ से अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हो, तो ये हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं, उतने से ही आपका कैश कम हो जाएगा। तो मेरी जो करंट एसेट थी वो 6 लाख थी, अगर मैं 2 लाख रुपीज़ से कैश कम करके अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करूं तो लाइबिलिटीज़ रह गई 2 लाख की, पहले 4 लाख गिवन थी। तो आपका जो रेशो है वो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी थी यहाँ पर कि यहाँ आपको जो बात गिवन है बस उसको इक्वल में रखो और सम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के आपको डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन से डील करना है। जो भी आपको डाउट्स रहेंगे दैट वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।